बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो चैप्टर 9 का लास्ट टॉपिक है वो है एक्सरेज डिफ्रैक्शन ना। लास्ट वीक हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा था, डायफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं बहुत से लोग। क्या था डिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन, याद है? स्प्रेडिंग एंड बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स, रुकावट की वजह से रोशनी का मुड़ना और फैलना। हमने कहा रुकावट अगर स्लिट है, अपर्चर है, कोई होल है, उस होल से लाइट बहुत ज़्यादा कब मुड़ेगी जब उस अपर्चर की या स्लिट की चौड़ाई वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है, तब डिफ्रैक्शन, लाइट का बेंड होना बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। तो ये वही मैंने डिफ्रैक्शन को शो किया। ये लाइट की वेव एक स्लिट पे, सुराख पे पड़ रही है। पहले सुन लो भाई, सुन लो। यहाँ से रोशनी बेंड हो गई, लेकिन मैंने स्लिट को और छोटा कर दिया, इसकी चौड़ाई को और भी कम कर दिया। अब रोशनी क्या हो गई? ज़्यादा मुड़ गई। जितनी आप स्लिट को छोटा करेंगे बेंडिंग उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की शर्त यह है स्लिट का साइज, अपर्चर का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो या उससे कम हो, तो बेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक्सरेज को अगर हमने डिफ्रैक्ट करवाना है, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक किस्म है। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक, तो जिस तरह लाइट बिहेव करती है नॉर्मली, एक्सरेज भी उसी तरह बिहेव करती हैं। क्या खेल रहे हो भाई तुम दोनों कॉपी में? इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम, हाँ तुम दोनों इधर आओ। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था ना, वो वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इसकी 7 बड़ी बड़ी टाइप्स हैं। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, जो हमें नज़र आती है लाइट, उसको क्या कहते हैं? हम इसी को लाइट बोलते हैं नॉर्मली। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। रेडियो वेव पे जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, हमारा मोबाइल दूसरे मोबाइल से जो कम्युनिकेट कर रहा है वो किस पे कर रहा है? रेडियो वेव। आपके जो घरों में वाईफाई लगा हुआ है वो क्या है? रेडियो वेव। सैटेलाइट क्या है? रेडियो वेव। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये मैंने उलट कर दिया, ये एरो मैंने उल्टे बना दिए। सही है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ती है। और रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है। वेवलेंथ याद है? 2 वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस। एक्सरे, मैंने सिर्फ एक्सरेज और रेडियो वेव बनाई आपको समझाने के लिए। देखिए, एक्सरेज करीब करीब है, रेडियो वेव क्या है? दूर दूर है। अल्ट्रावायलेट इससे दूर होगी, विजिबल इससे भी दूर होगी। ठीक है, तो एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत ही कम है हमारी लाइट के मुकाबले में। विजिबल लाइट के मुकाबले में इसकी वेवलेंथ क्या है? कम। ये विजिबल लाइट की समझे यूँ होगी। ठीक है, तो एक्सरेज का जो डिफ्रैक्शन है वो हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से नहीं करवा सकते। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमने क्या कहा था? हम लाइनें खींचते हैं और लाइनों के दरमियान जो खाली जगह है, जो गिलास बच जाता है, वो क्या कहलाता है? स्लिट। और उस स्लिट की चौड़ाई को हमने कहा था ग्रेटिंग एलिमेंट डी। सही है, तो डी, वो जो डी है ग्रेटिंग का, वो इस साइज का बनाना मुमकिन नहीं है। हमारी लिमिटेशन, हम इस साइज का डी बना ही नहीं सकते। तो हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से एक्सरेज का डिफ्रैक्शन नॉर्मल लाइट का तो करा लेते हैं, रेड, येलो, वो इस रीजन में उनकी वेवलेंथ एक्सरेज से ज़्यादा है। सही है, हमें एक्सरेज का डिफ्रैक्शन करवाने के लिए ग्रेटिंग
में वो जो स्लिट स्पेसिंग है डी, वो हमें और भी कम करना पड़ेगा, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। समझ गए? ये क्या होगी? एक प्रॉब्लम होगी। डिफ्रैक्शन नॉट पॉसिबल यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। फिर क्या करें? तो ये दो साइंटिस्ट थे, ब्रेग दोनों के नाम के आखिर में आता था। उन्होंने एक आइडिया दिया कि ये जो एटम के सॉलिड्स हैं, इनके क्रिस्टल्स होते हैं ना, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, और क्रिस्टल की प्लेन्स होती हैं। एक प्लेन में एटम्स हैं, फिर प्लेन के लो या लेयर्स के लो। एटम की एक लेयर है, फिर एटम की दूसरी लेयर है, फिर एटम की, उनके दरमियान एक फिक्स डिस्टेंस होता है। वो जो डिस्टेंस होता है वो एक्सरेज और वेवलेंथ की ऑर्डर के बराबर है। एक्सरेज की वेवलेंथ भी 10⁻⁻10 मीटर है, इनके दरमियान डिस्टेंस भी 10⁻⁻। तो इनकी मदद से, यानी इन एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, इनको अगर हम स्लिट मान लें तो इसकी मदद से एक्सरेज का डिफ्रैक्शन करवाना मुमकिन है। ठीक है, ये मेन टॉपिक है। अब एग्ज़ाम में जो कार्रवाई करनी है वो 2 सवाल है, वो मैं करवा देता हूँ। ये उतार लूँ। ये एग्ज़ाम में एक दफ़ा क्वेश्चन आया था, वाई आर एक्सरेज नॉट डिफ्रैक्टेड बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। वही जो अभी मैंने आपको समझाया वही लिख दिया। X-rays are electromagnetic waves with a wavelength of the order of 10⁻⁻10 मीटर। मतलब 2 × 10⁻⁻10 मीटर, 15 × 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन पावर क्या होगी? इंटू 10⁻⁻10। ये मतलब है ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। ये एक्सरेज की डेफिनेशन हो गई। अब हम बता रहे हैं डिफ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन क्लियरली, ग्रेटिंग एलिमेंट या width of the space slit must be equal to or less than the wavelength of waves। अब हम बता रहे प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो सकती। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज इज नॉट पॉसिबल यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बिकॉज अ ग्रेटिंग विद अ स्पेसिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर इज इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर। ऐसा ग्रेटिंग हम बना ही कि लाइनें हम इतनी करीब करीब ड्रॉ कर दें कि उनके दरमियान की जो स्लिट है वो 10⁻⁻10 मीटर की बन जाए। ये हमारे लिए मुमकिन 10⁻⁻7 मीटर की हम बना सकते हैं। वो लाइट की वेवलेंथ है, रेड, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, वो तो बन जाती है। 10⁻⁻7 ज़्यादा है, 10⁻⁻10 उससे बहुत ही कम है। ये हमारे बस में नहीं है। बहुत सी चीज़ें हमारे बस में नहीं है। एक ख़ास फासले पर हम देख सकते हैं, सही है। अगर कोई चीज़ छोटी लिखी हुई हो तो हम बहुत दूर से हमें नज़र नहीं आती, बहुत दूर की आवाज़ हम, तो इंसान की लिमिटेशन है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना। ऐसा ग्रेटिंग हम बना जब नहीं सकते तो हम उसका डिफ्रैक्शन भी करवा नहीं सकते। ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिराइव ब्रेग्स लॉ फॉर एक्सरेज डिफ्रैक्शन। ये अकेले आएगा तो 4 नंबर का होगा। कभी कभी इसको लॉन्ग क्वेश्चन में डाल देते हैं किसी दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के साथ मिला के। ये इससे पहले हमने किया, वो इसका पहला पार्ट हो सकता है, ये उसका दूसरा पार्ट। तो एक्सरेज डिफ्रैक्शन क्या होती है अभी मैंने समझा भी दिया, वही हम सारी डिस्कशन करने जा रहे हैं। सपोज वी हैव अ क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड, एटम्स आर अरेंज इन पैरेलल प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल एज शोन इन फिगर। ये प्लेन है एक, ये दूसरा, ये क्या है? एटम्स है। लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। इन प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है? डी। एन एक्सरे बीम फॉल्स ऑन द प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल। एक्सरे की एक बीम, बीम का मतलब है उसमें बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी रेज हैं। आबशार जिस तरह पानी की होती है ना, एक बहुत सा पानी उसमें गिर रहा होता है। पार्ट यानी रे वन ऑफ द बीम, बीम का कुछ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर प्लेन, ऊपर वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट होगा। यहां भी होगा, यहां भी होगा, हमने एक जगह दिखा दिया बस। बीम का कुछ हिस्सा रे वन से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। फ्रॉम अपर प्लेन एंड पार्ट फ्रॉम लोअर प्लेन, और कुछ हिस्सा लोअर प्लेन से होगा, उसमें भी हमने एक रे दिखा दी।
ठीक है, ये डायग्राम बन गई। ये जो अपर प्लेन है इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी। ए से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया रे 2 पर इस साइड पर और एक इस साइड पर। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर इसके बाद में रे 2 को और रे 1 को देखूं तो ये बराबर है। कहाँ? यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो? पार्ट डिफरेंस जो हम निकालते थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हम क्या करते थे वही हम कह रहे हैं। ब्रेग्स लॉ कहते हैं इस इक्वेशन को जो हम डिराइव करने जा रहे हैं। रे 2 कवर्स अ ग्रेटर डिस्टेंस देन रे 1। अब रे 2 क्योंकि प्लेन के क्रिस्टल के दूसरे प्लेन तक गई है तो उसने क्या किया? ज्यादा फासला, कितना ज्यादा फासला तय किया है? यहां से हमने परपेंडिकुलर गिराया एक और यहां, तो यहां से ऊपर रे 2 और रे 1 बराबर है। इस तरह यहां से भी रे 2 और रे 1 बराबर है। ये वाला जो पोर्शन है रे 2 का, जो उसने प्लेन में के अंदर जाने में और फिर बाहर आने में, ये रे 2 ने रे 1 से ज्यादा कवर किया। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है हियर। पार्ट डिफरेंस क्या हो गया? बी सी प्लस बी सी प्राइम। अब हम ये बी सी प्लस बी सी प्राइम निकालेंगे तो पार्ट डिफरेंस निकल आएगा। ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और ए बी सी प्राइम। ए बी सी मैंने दोबारा बना दी। ये तो हमने कहा था परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है? थीटा। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और ये हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? डी। ए बी क्या है? डी। तो डी हमें मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों साइन में होते हैं। हमने कहा ट्राइंगल ए बी सी में साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेन्यूज है डी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी सी बराबर हो गया डी साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसमें भी डी है तो वही आ गया परपेंडिकुलर बी सी प्राइम अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये भी डी साइन थीटा आ गया। दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू पार्ट डिफरेंस। अगर हमें मैक्सिमास चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? एम लैम्डा। तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा तो 2d साइन थीटा हो गया, पार्ट डिफरेंस क्या हो गया? एम लैम्डा। इसको कहते हैं ब्रेग्स लॉ। समझ रहे हो? वैसे तो ये दोनों रेज क्या करेंगी? इंटरफेयर करेंगी। यहाँ मैंने एक चीज़ और लिखनी थी, पार्ट 2 फ्रॉम लोअर प्लेन, इसके बाद लिख लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, बोथ रेज ट्रेवल in same direction, they interfere and a pattern similar to diffraction is obtained। फिर वो डायग्राम वाली हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, बोथ रेज ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। इंटरफेरेंस के लिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो सेम डायरेक्शन में जाके इंटरफेयर कर लेंगी और हमें डिफ्रैक्शन की तरह का पैटर्न मिलेगा। ठीक है भाई, ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह तो मिल जाएंगे आपको पूरे नंबर। कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे, पास पेपर्स के असाइनमेंट लेके आना।